अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं कि अलग अलग अर्थशास्त्री और अलग अलग समय पे अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं रही है, तो उनका हम आज का विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहला है धन केंद्रित परिभाषाएं, ठीक है। दूसरा है कल्याण केंद्रित परिभाषा है, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। तीसरी है दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषा, जो कि हमारे भारतीय अर्थशास्त्री ने दी है, ठीक है। चौथा है आवश्यकता भिन्न केंद्रित परिभाषा, और पांचवी है विकास केंद्रित परिभाषा, जो कि आधुनिक परिभाषा भी है। तो एक एक कर इनका अध्ययन किया जाता है। पहला है धन केंद्रित परिभाषा, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, धन, ठीक है। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसके रूप में? धन का विज्ञान। और ये किसकी है? एडम स्मिथ की। सबसे ज्यादा रोल किसने दिया था धन केंद्रित परिभाषा में? एडम स्मिथ ने, ठीक है, जिसको क्लासिकल विचारधारा के भी कहते हैं, ठीक है। और उनके साथ में और कौन थे? जे बी शे थे, एफ ए वॉकर थे, लेकिन इनका जरूर ध्यान होगा आपको। धन केंद्रित परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था कि धन अर्थशास्त्र क्या? धन का विज्ञान है। ये परिभाषा भी कई बार पूछते रहते कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने, ठीक है। उन्होंने क्या परिभाषा दी थी एडम स्मिथ ने? कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा है, इसकी क्या विशेषता है? तो पहले तो क्या है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? धन है। इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिया है? धन पे। दूसरी क्या है? धन का स्थान मनुष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब धन क्या है? मनुष्य से भी ज्यादा है, मनुष्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस धन को दी है, ठीक। तीसरा है धन ही मानवीय सुख का एकमात्र साधन है। क्या आपको अंतिम मोक्ष प्राप्त करना है, अंतिम साधन क्या है? धन ही है। आप मानवीय सुख प्राप्त करना है, अंतिम साधन क्या है? धन ही है। चौथा है साधारण एक मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वे उसके स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए करता है, बाकी वो आर्थिक क्रियाएं करेगा ही नहीं। और पांचवा है व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र धन एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। मतलब अगर व्यक्तिगत रूप से सभी समृद्ध होंगे तो ही राष्ट्रीय धन और समृद्धि में वृद्धि होगी। ये विशेषता किनकी है? धन केंद्रित परिभाषाओं की। अब इन्होंने परिभाषा दी है तो उनकी आलोचना तो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या थी? कुछ खामियां थी। तो अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा में कुछ खामियां, तभी तो नई विचारधारा आई। अगर खामियां नहीं होती तो नई आती नहीं, अलग अलग परिभाषा आती नहीं। तो पहला क्या है कि इन परिभाषाओं में धन को मनुष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है, धन को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र में से घृणित विज्ञान बोला है, घृणा करने वाला विज्ञान है, या रोटी मक्खन का विज्ञान है, ठीक है, या कुबेर की विद्या है। कुबेर ने धन को इकट्ठा करके, ठीक है, तो कुबेर की विद्या कहकर इस परिभाषाओं की क्या की? आलोचना किया। क्या क्या? घृणित विज्ञान, रोटी मक्खन की विज्ञान और कुबेर की विद्या कहकर परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं की क्या किया? आलोचना है। आगे है इन परिभाषाओं में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की। कैसे? सामाजिक मनुष्य की नहीं, आर्थिक, मतलब अर्थ है वही मनुष्य है, ठीक, इतना इंपॉर्टेंस देती। इसके अनुसार केवल मनुष्य केवल धन की प्रेरणा एवं उसके स्वार्थ के प्रेरित होकर ही कार्य करेगा। मतलब अगर धन मिलेगा तो ही कार्य करेगा, फ्री में कभी कार्य नहीं करेगा। परंतु ऐसा सोचना क्या है? गलत है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक भावनाओं से भी प्रेरित होता है, समाज की भावनाओं से भी कई बार काम करता है। नेक्स्ट, इन परिभाषाओं में धन का संकुचित अर्थ है। धन क्या है? संकुचित, एक छोटे रूप में उसको लिया गया है। इनके अनुसार केवल भौतिक पदार्थ को ही धन माना है। जो भौतिक रूप से पदार्थ है या करेंसी रूप में जो मिल रहे हैं, आपको वेल्थ मिल रही है, वही धन है। बाकी जैसे सेवा कर रहे हैं आप, तो उनको धन नहीं कहा गया है। जबकि वास्तविकता क्या है? धन के अंतर्गत सभी वस्तुएं एवं सेवाएं भी शामिल है। इसमें सिर्फ क्या है? धन को सेवाओं को शामिल नहीं किया, सिर्फ किसको किया? वस्तुओं को किया, जबकि दोनों शामिल होती है। इसके कारण अब नई परिभाषा कौन सी आई उसके बाद? कल्याण केंद्रित परिभाषा, यानी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, क्योंकि उसके अंदर जो कमियां थी वो पूरी करने के लिए कल्याण केंद्रित परिभाषा दी गई। तो अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा अत्यधिक दोषपूर्ण थी, इसलिए अर्थशास्त्री मार्शल ने, देखना किसने? मार्शल का नाम देखो, पहले एडम स्मिथ था, धन में एडम स्मिथ, कल्याण में मार्शल आएगा, ठीक है। ने कहा था क्या? धन साध्य नहीं है, साध्य नहीं, अंतिम लक्ष्य नहीं है, केवल साधन, एक क्या? माध्यम है। धन एक माध्यम है, वो अंतिम
लक्ष्य नहीं है, यानी मोक्ष नहीं है। ठीक है, मनुष्य धन के लिए नहीं बना है, मनुष्य धन के लिए नहीं बना है। पहले धन नहीं था, फिर भी तो मनुष्य तो था ना, तो धन के लिए मनुष्य नहीं बना है, बल्कि धन है जो मनुष्य के लिए। ठीक है, धन मनुष्य के लिए बना ताकि मनुष्य की जो क्रियाकलाप है वो आसान हो जाए, उसके लिए धन बना है। ठीक है, मनुष्य धन के लिए नहीं बना, धन मनुष्य के लिए बना। इन विचारों का समर्थन किसने किया था? प्रोफेसर बिगू, प्रोफेसर बेवरेज और क्लार्क, ये भी इनके साथ साथ इन्होंने भी परिभाषा का समर्थन किया था। लेकिन मेन कौन है? मार्शल, ध्यान रखना है। ठीक है, ये साथ में अगर समर्थन के नाम याद रहे ठीक है, लेकिन जिसने दिया वो इंपॉर्टेंट है, मार्शल ने दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्शल के शब्दों में क्या है? अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से निकटतम संबंध है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के कल्याण केंद्रित परिभाषा की विशेषता है। कल्याण केंद्रित परिभाषा, इसमें क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता क्या है? अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। कैसा है? साधारण व्यवसाय। दूसरा है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा है? सामाजिक विज्ञान। उन्होंने कैसे बोला है? सामाजिक विज्ञान है। कल्याण केंद्रित परिभाषा में क्या बोला है? सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इसमें केवल उन व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहते हैं। किसमें? जो समाज में रहते हैं उन्हीं का अध्ययन होगा, मतलब उन पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है इसमें केवल उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध धन से होता है, धन से संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। चौथा है इन परिभाषाओं में मनुष्य को धन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए कौन सी परिभाषाओं में? जो धन केंद्रित परिभाषा थी उसमें क्या किया था? धन को अधिक महत्वपूर्ण दिया था। तो अब कल्याण वाली में क्या दिया? इसलिए प्रोफेसर माल्सन ने कहा कि धन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धन के लिए नहीं। धन तो क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। तो साधन तो मानव कल्याण है, साध्य क्या है अपना? मानव कल्याण। और साधन क्या है? धन है। धन क्या है? साधन। और साध्य क्या है? मानव का कल्याण होना। अंतिम लक्ष्य तो यही है हमारा। और एक है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों। इस पे तो आगे और भी हम करेंगे, प्रतिक्रिया कला है या विज्ञान, साइंस है या आर्ट्स है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र की जो कल्याण केंद्रित परिभाषा है उनकी आलोचना हुई है। आलोचना हुई है इसका मतलब इसमें भी कुछ खोट है, यानी कमी है। क्या कमी है तो देखते हैं। पहली कमी तो क्या है कि मानवीय क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। कि मानव की क्रिया है वो आर्थिक और अनार्थिक, यही गलत है। ठीक है। दूसरा क्या है? साधन को भौतिक और अभौतिक में विभाजन करना। साधनों को भी उन्होंने कि कौन से भौतिक है और कौन से अभौतिक, उसमें विभाजित कर दिया है। तीसरा है अर्थशास्त्र को केवल एक सामाजिक विज्ञान बताया। क्या बताया? सामाजिक विज्ञान। अभी देखा ना कि सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र किसने बताया? कल्याण केंद्रित परिभाषा। जबकि वास्तविकता तो यह है कि यह एक मानव विज्ञान भी है। क्या है? मानव का विज्ञान भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत उन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जो सुसंगठित समाज के अंग नहीं है। जो संगठित समाज के अंग नहीं है उनमें भी ये तो लागू होता है। इसलिए सिर्फ मानव, ये सामाजिक विज्ञान, ये मानव विज्ञान है। चौथा है अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, परंतु जीवन के साधारण व्यवसाय का क्या अर्थ है जिसे ये परिभाषित स्पष्ट नहीं करते। उन्होंने ऐसा बोला कि साधारण व्यवसाय का अध्ययन, लेकिन साधारण व्यवसाय क्या है उन्होंने डेफिनाइट नहीं किया उन्होंने, तो ये भी एक कमी है। और पांचवा है इन परिभाषाओं के अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान बना दिया। क्या है? कल्याण का विज्ञान बताया। और प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार क्या है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं हो सकता है, बना दिया। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्सन तो क्या कहते हैं? ये तो अर्थशास्त्र का मानव कल्याण से तो कोई संबंध ही नहीं है, यहां तक कह दिया। तो जब कमियां थी तो एक नई परिभाषा और उदय होगी। तो तीसरी परिभाषा क्या है? दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषा, स्कैरसिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। दुर्लभता या सीमितता, दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषाओं में अनेक दोष थे, अतः रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधित विचारधारा का प्रतिपादन किया। जब इसमें दोष था तो कौन आ गए? रॉबिन्सन। प्रत्येक का याद रखना है। धन केंद्रित कौन है? धन केंद्रित कौन है? एडम स्मिथ। कल्याण केंद्रित कौन है?
मार्शल। कल्याण केंद्रित परिभाषा किसने दी? मार्शल ने। और दुर्लभता संबंधित से या सीमितता वाली परिभाषा किसने दी? तो रॉबिन्सन ने। ये 5 है, ये तीसरी अपनी चल रही है, तो इम्पोर्टेंट 3 के ये, और चौथा तो एक इंडियन ही आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उनके विचारों का समर्थन प्रोफेसर स्टिगलर ने और मेयर ने किया। प्रोफेसर रॉबिन्सन के शब्दों में क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव कल्याण या मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो दुर्लभता या सीमितता के अंदर परिभाषा की विशेषताएं क्या है? तो पहली है, प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार कि अर्थशास्त्र एक क्या मानव विज्ञान है जिसमें सभी मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हो या नहीं रहते, सभी मनुष्य का होगा। क्योंकि कल्याण में क्या था? जो समाज में रहते उन्हीं मनुष्य के, इन्होंने क्या किया? इसमें सारे मनुष्य आएंगे। दूसरा है, अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से नहीं है, साध्य से नहीं है, साधनों से होता है, साध्य से नहीं। इस प्रकार अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है। ठीक है। तीसरा क्या है? रॉबिन्सन की परिभाषा मार्शल की परिभाषा के समान श्रेणी विभाजक न होकर विश्लेषणात्मक है। उन्होंने क्या अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, सामाजिक मनुष्य नहीं है या भौतिक अभौतिक, इन्होंने क्या किया? उसका विश्लेषणात्मक रूप दिया है, श्रेणी विभाजक नहीं किया है। चौथा क्या है? अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है, फिक्स है। जो उद्देश्य क्या है? फिक्स है, स्थिर है, तटस्थ है, और ये एक वास्तविक विज्ञान है। कैसा है? वास्तविक विज्ञान है। ठीक है। पांचवा है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और इन सभी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। बिल्कुल सही है। हर किसी की आवश्यकता क्या है? अनंत है। सबको चाहिए एरोप्लेन खरीद लो, सबको चाहिए महंगी महंगी चीजें यूज करूं, लेकिन आपके पास क्या है? साधन सीमित है। लेकिन इन आवश्यकताएं है आपकी, उनमें भी क्या है? अंतर है। कि आपको अगर भूख लगे तो सबसे पहले रोटी चाहिए होगी, कपड़ा नहीं। फिर भूख मिटेगी तो फिर क्या चाहिए? कपड़े। फिर क्या चाहिए होगी? गाड़ी। फिर दूसरी चीजें। ठीक, तो इनमें क्या है? अंतर है, तीव्रता में इनका अंतर है। अब क्या है? दुर्लभता केंद्रित जो परिभाषा, उनकी भी आलोचना है, यानी इसमें भी क्या है? कुछ कमियां तो रह ही गई है। तो क्या कमियां है वो देखते हैं। कि अर्थशास्त्र को केवल शुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इन्होंने क्या वास्तविक विज्ञान बताया ना, तो कैसे शुद्ध विज्ञान नहीं माना जाए? इसे कल्याण का विज्ञान भी माना जाना चाहिए। सिर्फ शुद्ध विज्ञान ही नहीं, कल्याण का भी होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा है, प्रोफेसर रॉबिन्सन की मान्यता है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है और इसका मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यह मान्यता कैसी है? दोषपूर्ण है, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से आवश्यक रूप से होता है और इस कारण यह उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। तीसरा है, अर्थशास्त्र केवल मूल्यांकन सिद्धांत नहीं है, एक मूल्यांकन करने का सिद्धांत ही नहीं है। चौथा है, अर्थशास्त्र केवल सुझाव विश्लेषण नहीं है, सिर्फ सुझाव ही नहीं देता, उस पर काम भी करता है। पांचवा है, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक विज्ञान है, परंतु वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। ठीक है, वो कहते हैं विज्ञान है जबकि क्या कला भी है। तो ये तो आपको चलता रहेगा, कला विज्ञान कला विज्ञान। अंतिम पॉइंट है कि रॉबिन्सन की परिभाषा क्या है? जटिल है, थोड़ी सी जटिल है, जिसे साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता। तो अब ये जो कमियां थी, तो एक नई परिभाषा और उदय हो गई। क्या है? आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा। आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा जो किसने दी थी? प्रोफेसर जे.के. मेहता। और कौन है ये? इंडियन है। ठीक है, आवश्यकता वाली परिभाषा किसने दी? जे.के. मेहता ने। अर्थशास्त्र की परिभाषा को भारतीय दर्शन एवं संस्कृति पर आधारित है और आवश्यकताओं को कम से कम करके पर बल दिया गया। इसमें क्या किया गया? आपकी जो आवश्यकता है उनको ही कम कर दो। आपको कपड़े चाहिए तो अच्छे कपड़े चाहिए नहीं, नॉर्मल कपड़े के, तो आप उसमें संतुष्ट हो जाओ, अपनी सब चीज़ों आवश्यकता है को संतुष्ट कर लो, तो बस आपको अर्थशास्त्र की कमी जो खलेगी नहीं। तो अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन है, उसके इच्छा रहित अवस्था के लक्ष्य पर पहुंचने के साधन के रूप में करता है। तो मतलब आपकी आवश्यकता ही खत्म कर लो तो आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। उन्होंने आगे चलकर कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आगे चलकर दुख को न्यूनतम करने संबंधित मानवीय आचरण का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का आवश्यकता से मुक्ति पाने और वास्तविक सुख की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास है। आवश्यकताओं से मुक्ति पा लो और वास्तविक सुख प्राप्त कर लो। थोड़ी आध्यात्मिक है परिभाषा। ठीक है। आवश्यकता
केंद्रित परिभाषा की विशेषता है। तो क्या विशेषता है? पहली है, ये भारतीय दर्शन पर आधारित होने के कारण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या है? मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है। इसमें क्या मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना है। तीसरा क्या है? इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं में धीरे धीरे कमी करना आवश्यक है। आवश्यकता है हमें कमी करना है। चौथा है, जब इच्छा रहित अवस्था आ जाती है, जब इच्छा ही नहीं होती है, तो वह अधिकतम सुख की प्राप्ति है कि आप सारी इच्छाएं खत्म हो गई, तो वही क्या आपका अंतिम सुख है। पांचवा है, प्रोफेसर मेहता के अनुसार मानव की इच्छाओं के चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे यह चयन करना पड़ता है कि वह किन इच्छाओं को कम करे और किन इच्छाओं को पूर्ण करे। अब इसमें भी क्या आलोचना की है? तो आवश्यकता भिन्न केंद्रित परिभाषाओं की भी कुछ आलोचना है, यानी इसमें भी कुछ कमी है। पहला था क्या है कि ये अव्यवहारिक और काल्पनिक है। कैसी? अव्यवहारिक और काल्पनिक। दूसरी है, मेहता की विचारधारा का अनुसरण किया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, आवश्यकता ही कम हो गई, तो फिर अर्थशास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवश्यकताओं का त्याग करने से आर्थिक क्रियाएं सीमित होगी। दूसरा है, उन्होंने अनावश्यक रूप से दर्शन शास्त्र को अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र दिया ना, आध्यात्मिक रूप दिया है, तो वो अर्थशास्त्र में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। चौथा है, अर्थशास्त्रों को केवल आदर्श विज्ञान मानना अनुचित है। इन्होंने क्या माना है? आदर्श विज्ञान, क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ वास्तविक विज्ञान भी है, यानी आदर्श विज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी और कला भी है, तो उन्होंने सिर्फ दर्शन शास्त्र के रूप में आके आदर्श विज्ञान बनाया, जो गलत है। पांचवा, यह परिभाषा भ्रामक है। साथ ही साथ ये परिभाषा भ्रम और दर्शन शास्त्र पर आधारित होने के कारण कठिन और अव्यवहारिक हो जाती है। और अंतिम जो आधुनिक परिभाषा है, विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में विस्तार एवं विकास के साथ साथ उसकी परिभाषाओं में परिवर्तन होता रहा है, अतः अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषाएं आर्थिक विकास पर जोर देती है। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषाएं किसने दी थी? सैमुएलसन, बेनम और हेनरी स्मिथ। इसमें बहुत सारे हैं, बाकी में तो सब में एक एक है। ठीक है। और विकास केंद्रित में दो तीन जने, तो सैमुएलसन भी है, बेनम भी है, हेनरी भी, किसी एक का विशेष योगदान नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अधिक विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया है। उनके द्वारा अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध उन उपायों की खोज करने से है जिनके द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। जो भी अपने पास उपलब्ध संसाधनों का क्या है, बेस्ट से बेस्ट यूज किया जाए और अधिकतम से अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए। इन परिभाषाओं के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण, राष्ट्रीय आय, रोजगार का निर्धारण तथा आर्थिक विकास और आदि का अध्ययन इसमें करेंगे। तो यहाँ तक ही थी परिभाषाएं, आगे का अध्ययन नेक्स्ट करेंगे बाद में। इसी के लिए आपको धन्यवाद।